आज आपके समक्ष मैं एक नया विषय लेकर आई हूँ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इसी के साथ दूसरा आर्टिकल है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। उनके अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए तथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इन दोनों विषयों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य भी थे और 1956 में दिसंबर में दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा 2-3 लाइनों में मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। यह पाठ डॉक्टर अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकी और यह सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा हो, इसको भी मैं 2-3 लाइनों में ही स्पष्ट कर देती हूँ। इस पाठ में लेखक ने यह बताया है कि आदर्श समाज में 3 तत्व अनिवार्य रूप से होने चाहिए: समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। इनसे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। पीपीटी के द्वारा मैं पूरा सारांश आपको भेजूंगी और इसके बाद अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर जी ने क्या क्या तर्क दिए हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार न मानने के पीछे अंबेडकर जी ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं, जिसमें पहला है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। दूसरा है, सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। तीसरा है, भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। वह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करती है। और अंतिम तर्क दिया, जाति प्रथा मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती। इसी कारण भूखे मरने की नौबत आ जाती है। दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का कारण बनती रही है। भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर एक पेशे से बांध दिया जाता था। इस निर्णय में व्यक्ति की रुचि, योग्यता या कुशलता का ध्यान नहीं रखा जाता था। उसे उस पेशे से गुजारा करना ही होगा। वह गुजारा कर पाएगा या नहीं, इस पर भी विचार नहीं किया जाता था। इस कारण भूखमरी की स्थिति आ जाती थी। इसके अतिरिक्त संकट समय में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। भारतीय समाज पैतृक पेशा अपनाने पर ही जोर देता था। उद्योग धंधों की विकास प्रक्रिया और तकनीक के कारण कुछ व्यवसायी रोजगारहीन हो जाते थे। अतः यदि वह व्यवसाय न बदला जाए तो बेरोजगारी बढ़ती है। आज भारत की स्थिति बदल रही है। सरकारी कानून, सामाजिक सुधार व विश्वव्यापी परिवर्तनों से जाति प्रथा के बंधन काफी ढीले हुए हैं, परंतु समाप्त नहीं हुए हैं। आज लोग अपनी जाति से अलग पेशा अपना रहे हैं।
तीसरा प्रश्न है, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है, समझाइए। लेखक के मतानुसार दासता से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता नहीं है। दासता की व्यापक परिभाषा है किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न देना। इसका सीधा अर्थ है उसे दासता में जकड़ कर रखना। इसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं तथा इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर जी समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह करते हैं, क्योंकि समाज को अपने सभी सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता तभी प्राप्त हो सकती है जब उन्हें आरंभ से ही समान अवसर, समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास के लिए समान अवसर देने चाहिए तथा उनका यह भी तर्क है कि उत्तम व्यवहार के हक में उच्च वर्ग बाजी मार ले जाते हैं, अतः सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक ममत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? हम लेखक की बात से सहमत हैं। उन्होंने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क भी दिया है। भावनात्मक समत्व तभी आ सकता है जब समान भौतिक स्थितियां व जीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। समाज में जाति प्रथा का उन्मूलन समता का भाव होने से ही हो सकता है। मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन भी तभी हो सकता है जब सभी को समान अवसर मिले। शहर में कॉन्वेंट स्कूल और सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच यदि कोई स्पर्धा करवाई जाए तो निश्चय ही उसमें कॉन्वेंट विद्यालय के छात्र बाजी मार ले जाएंगे। उसका कारण है कि उन्हें अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। अतः जातिवाद का उन्मूलन करने के बाद हर व्यक्ति को समान भौतिक सुविधाएं मिलें तो उनका विकास हो सकता है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। और अंतिम क्वेश्चन है, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझते हैं? आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। लेखक समाज की बात कर रहा है और समाज स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर बनता है। उसने आदर्श समाज में हर आयु वर्ग को शामिल किया है। भ्रातृता शब्द मूलतः संस्कृत का है, जिसका अर्थ है भाईचारा। यह सर्वथा उपयुक्त है। समाज में भाईचारे के सहारे ही संबंध बनते हैं। कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। समाज में भाईचारे के कारण ही कोई परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है। इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में अतिरिक्त प्रश्नों के साथ मैं फिर आऊंगी। धन्यवाद।